हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए बनाया है। तो इसमें हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो यूनिट है क्लास 12 इकोनॉमिक का, उसका एक वन शॉट करेंगे। ठीक है, यह वन शॉट वीडियो है जो बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इस पूरे चैप्टर का। और इसको देखने के बाद आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपको इसका नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए। वहाँ पे इससे रिलेटेड हर टाइप के स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को नेशनल इनकम क्यों पढ़ना चाहिए। तो नेशनल इनकम क्यों पढ़ना है, तो नेशनल इनकम क्या है, मेजर्स ए कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। नेशनल इनकम क्या होता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो होता है उसको मेजर करता है। इसलिए नेशनल इनकम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हमें लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का और कंट्रीज का, उसको कंपेयर करने में हेल्प अच्छा मतलब मिल जाता है। जैसे किसी कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा है, इसका मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छा हो सकता है। और साथ में कोई कंट्री का नेशनल इनकम खराब है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उस टाइप का ही होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है इसको पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज करते हैं नेशनल इनकम को। और ये नेशनल इनकम साथ में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इंडिकेट करता है। और बजट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इस चीज़ को दिखाता है कि इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग जीडीपी को एज ए मेजर देखते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस टाइप से जा रहा है। तो नेशनल इनकम जो है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग को नेशनल इनकम पढ़ना है। ठीक है, तो फिर बेसिक डेफिनेशंस को देख लेते हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड। तो नेशनल इनकम का जो सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब एकदम इजी वाला, जो हम लोग समझने के लिए बोलेंगे कि टोटल मनी अर्न बाय ऑल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। ठीक है, एक साल में जितने भी रेसिडेंट्स है कंट्री के, उसने जितना भी पैसा कमाया उसको हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे, सिंपल। वहीं पे अगर इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखने जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग टेक्निकली नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और कंप्लीट डेफिनेशन अगर बात किया जाए इसका नेशनल इनकम का क्या है, तो वो है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है हम लोग का जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है इंडिया का, उन लोगों द्वारा, तो उसी का जो मनी वैल्यू है उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लीजिए कि ओनली फाइनल गुड्स काउंट है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट्स जो है वो लोग जो प्रोड्यूस करेंगे वही हम लोग मतलब काउंट करेंगे। और नॉर्मल रेसिडेंट जो है इंडियन भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और फॉर वन अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, ये एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। ऐसा नहीं होता जनवरी टू दिसंबर वाला नहीं, ये अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करता है। तो इसमें अप्रैल टू मार्च का जो अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट, इंडियंस लिविंग इन इंडिया। ठीक है, जो इंडियंस है और इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग उसको काउंट करेंगे। और इंडियंस जो है जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो इंक्लूड किया जाएगा। जो इंडियंस है लेकिन वो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, जो उनका इनकम है वो हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, और फॉरेनर्स जो है इंडिया में एक साल से कम के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जिस कंट्री का है उसी कंट्री का वो रहेगा। फॉरेनर है कोई पर वो इंडिया में एक साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, तो उसका जो इनकम है वो हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे और वो भी नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया का सिटीजन हो। ठीक है, रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज है। कोई भी अगर बाहर का बंदा आके इंडिया में एक साल से ज्यादा रह रहा है, काम कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा, सिटीजन नहीं बनेगा। ठीक है, और इंडियन एम्बेसी जो है जो बाहर है वो इंक्लूड होगा और फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में है वो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, और हम लोग को एक चीज याद रखना है कि नेशनलिटी मैटर करता है, लोकेशन नहीं। अगर कोई इंडियन नेशनल है वो बाहर भी है तो इंडियन का नॉर्मल रेसिडेंट रहेगा। और अगर कोई फॉरेन नेशनल है और इंडिया में है एक साल से ज्यादा के लिए, तो उसका भी जो नॉर्मल रेसिडेंटशिप है वो इंडिया में रहेगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको भी देख लीजिए। क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज हाउ मनी मूव्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पैसा कैसे मूव होता है एक से दूसरे के पास, उसी चीज को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो शो करता है। ठीक है, किस चीज का रिलेशनशिप को डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो शो करता है। और मतलब जो ये और एक चीज को एक्सप्लेन करता है
कि जो तीनों मेथड है हम लोग का नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, उन तीनों नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड में सेम रिजल्ट हम लोग को क्यों मिलता है? तो सेम रिजल्ट मिलने का यही रीजन है कि जो मनी है वो सर्कुलर फ्लो में घूमता है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास, इस तरह से जो मनी है वो घूमते रहता है, इसलिए जो है सबका रिजल्ट जो है सेम आता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ फ्लो होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, गुड्स जो है प्रोड्यूसर देते हैं और सर्विसेज जो है कंज्यूमर्स देते हैं। और मनी फ्लो में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए, और जो मतलब कंज्यूमर होता है उनको मतलब मिलता है इनकम, ठीक है। उसके बाद फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लीजिए। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स है रेडी फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स दो ही चीज के लिए यूज होंगे, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं है, मतलब ये जहाँ पे है वहीं पे फाइनल गुड है। जो आपको अगर एक ब्रेड दिया जा रहा है, तो अगर वो फाइनल गुड मतलब आप खाने के लिए खरीद रहे हैं, तो आप मतलब उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, ठीक है, उसको फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है? ब्रेड, कोई बेकर अगर ब्रेड आपको बेच रहा है, कार कोई कस्टमर को बिका है, या फिर कंप्यूटर अगर आपने खरीदा है ऑफिस के लिए, तो वो भी फाइनल गुड होगा, क्योंकि वो जो है आपका एक कैपिटल एसेट हो गया, ठीक है। कैपिटल एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की बात की जाए तो ये अलग अदर गुड्स बनाने के लिए यूज होता है, और इसमें फर्दर प्रोसेसिंग का भी ज़रूरत पड़ता है। और नेशनल इनकम में हम लोग इसे काउंट नहीं करते हैं, ताकि हम लोग डबल काउंटिंग से बच सके, मतलब किसी भी चीज़ का वैल्यू को दो बार काउंट करने से हम लोग बच सके, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? फ्लोर फॉर बेकरी। अगर एक बेकरी है वो आटा खरीद रहा है, तो आटा आपको नहीं बेचेगा। बेकरी जो है उसका आटा का ब्रेड बनाएगा, केक बनाएगा, कुछ बनाएगा, उसके बाद आपको बेचेगा। तो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है देख लीजिए। डबल काउंटिंग मतलब कि किसी भी एक वैल्यू को ही अगर आप दो बार काउंट करेंगे, तो हम लोग का नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा दिखेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग को इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फार्मर एक है, उसने व्हीट को सेल किया फ्लोर मिल को 100 रुपए में। फ्लोर मिल ने फ्लोर को बेकर को सोल्ड किया 150 रुपए में। और बेकरी जो है उसने ब्रेड को सोल्ड किया 200 रुपए में, ठीक है। तो रॉन्ग मेथड क्या होगा कि आप 100, 150, 200 तीनों का वेट करेंगे, तो नेशनल इनकम क्या दिखाएगा? 450 दिखाएगा। और करेक्ट मेथड क्या है कि हम लोग बस फाइनल सेल को ऐड करना है 200, ठीक है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड किया है। तो इस तरह से लास्ट जो प्राइस है वो 200 जो कंज्यूमर खरीदेगा, तो यही हम लोग का एट द एंड फाइनल सेल हुआ। तो उस फाइनल सेल का वैल्यू को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग को डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या करना है? काउंट ओनली फाइनल गुड्स, ठीक है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड का हम लोग को यूज करना है। और तीन की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। टेरिटोरियल वर्सेस नेशनल। टेरिटोरियल क्या होता है कि जो हम लोग का कंट्री बॉर्डर के अंदर है, डोमेस्टिक, ठीक है। नेशनल मतलब कि रेसिडेंट्स के रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है, वो वर्ल्ड में कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ग्रोस वर्सेस नेट क्या है? ग्रोस जो है आपका डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉर्मल वेड एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को अगर इंक्लूड कर रहा है तो ग्रोस होगा, और नेट क्या होगा? डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर जो कॉस्ट होता है उसमें मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई एक चीज जो है वो 2 रुपए में बनी है, और उसको अगर मार्केट में 3 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड है। पर वो जब 2 रुपए का ही था, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब जो बनाने का कॉस्ट होता है, मार्केट प्राइस मतलब जिसमें टैक्सेस भी एडेड होता है। उसके बाद कन्वर्जन फॉर्मूलाज देख लीजिए, ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो है आपको हम लोग के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जीडीपीएमपी से जीडीपीएफसी करना है, तो आपको क्या करना है? जीडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो कन्वर्जन आपको करना है ना, वो कन्वर्जन के लिए आपको मतलब ये टेबल को एक बार देख लीजिएगा। बाकी मतलब इस टेबल को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो आपको बहुत ही मतलब टाइम लग जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई अगर डोमेस्टिक चीज है, ठीक है, तो उसको हम लोग को अगर नेशनल चीज में करना है, तो जैसे कि कुछ डोमेस्टिक चीज़ है उसको हम लोग को नेशनल में करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एनएफआई को ऐड कर देना है। और वही नेशनल से डोमेस्टिक में करना है, तो एनएफआई को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ग्रोस है, ठीक है, ग्रोस है हम लोग को नेट में करना है, तो डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यही जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर आप कर पा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कन्वर्जन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एनएफआई का, ठीक है। एनएफआई का बात करते हैं, तो एनएफआई क्या है? आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग कैसे निकालते हैं? इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड बाय माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। मतलब कि हम लोग का इंडिया से जो बाहर रेसिडेंट्स है, वो लोगों ने जो इनकम अर्न किया, और बाहर से जो इंडिया में रेसिडेंट्स है, वो लोगों ने जो इनकम अर्न किया, उसी का जो डिफरेंस है उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग का जो बाहर से इंडियंस का इनकम ज़्यादा रहा और इंडिया में जो फॉरेनर्स है उनका इनकम कम रहा, तो एनएफआई पॉजिटिव रहेगा। और अगर बाहर से आने वाला इनकम कम रहा और इंडिया से जाने वाला इनकम ज़्यादा रहा, तो एनएफआई जो है आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएसए में है, तो उसका सैलरी जो है एनएफआई में ऐड होगा। अमेरिकन इंडियन इंजीनियर अगर इंडियन कंपनी में है, तो उसका सैलरी को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है। तो एनएफआई कब पॉजिटिव होगा? जब इंडिया ज़्यादा अर्न करेगा। और एनएफआई कब नेगेटिव होगा? जब फॉरेनर ज़्यादा अर्न करेंगे। और एनएफआई जीरो कब होगा? ये एक मतलब ऐसा ही सिचुएशन है, जनरली जीरो नहीं होता है, पर यह हो सकता है अगर दोनों का इनकम इक्वल हो। ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है, इसको हम लोग एनएनपीएफसी कहते हैं। ठीक है। एनएनपीएफसी क्यों कहते हैं? एनएनपीएफसी, वाई नेशनल इनकम इज नोन एज एनएनपीएफसी। तो एनएनपी में देखिए, जो एन है वो आपका नेट है। नेट मतलब डिप्रिसिएशन को हटा देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ट्रू वेल्थ क्रिएशन। डिप्रिसिएशन नहीं है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वही पता चलता है। फिर नेशनल मतलब बाय रेसिडेंट्स, जो हम लोग का रेसिडेंट्स है, नॉर्मल रेसिडेंट्स, उन लोगों के द्वारा जो हम लोग का इनकम है उस चीज को दिखाएगा। और फैक्टर कॉस्ट मतलब प्योर इनकम विदाउट टैक्स इफेक्ट, मतलब बिना टैक्स इफेक्ट के जो हम लोग इनकम देखते हैं, वो फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है। तो इसलिए एनएनपीएफसी जो है हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग को नेशनल इनकम चाहिए, तो हम लोग को एनडीपीएफसी में एनएफआई को ऐड कर देना है, तो यह एनएनपीएफसी बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तीन मेथड है हम लोग का नेशनल इनकम कैलकुलेशन का: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड जो है वो क्या है, जिसको हम लोग नॉर्मली वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। तो वैल्यू एडेड में क्या होता है, आपका जो वैल्यू क्रिएशन है तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसको हम लोग ऐड करके वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। इनकम मेथड में क्या करते हैं, सारे फैक्टर इनकम को हम लोग निकालते हैं, जैसे कि वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसको ऐड कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग सारा फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, मतलब सी आई जी एक्स माइनस एम। सी आई जी मतलब मतलब आपका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, सी आई जी एक्स माइनस एम, उसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। और इसका जो डिटेल्स है मैं आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूँ: प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड जो है हम लोग का, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, उसके स्टेप्स क्या है कि डिवाइड इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स। ठीक है, तीनों सेक्टर में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद इसका जो जीवीओ, ग्रोस वैल्यू आउटपुट जो है, उसका हर सेक्टर का कंक्लूड मतलब निकालिए। और उसके बाद हर सेक्टर का आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। उसके बाद वैल्यू एडेड आपको निकालना है। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? ग्रोस आउटपुट मतलब जीवीओ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो आपका ग्रोस आउटपुट है उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है वैल्यू एडेड जो है निकल जाएगा। ठीक है। तो अब सारा सम ऑफ वैल्यू एडेड मतलब तीनों सेक्टर का जो वैल्यू एडेड है उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको जीडीपीएमपी मिल जाएगा। ओके। और इनकम मेथड का बात कर लेते हैं। इनकम मेथड का कुछ कंपोनेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स। तो इनकम मेथड में क्या क्या ऐड करना है आपको: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इन सब चीज़ों को ऐड करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को हम लोग वर्क के लिए पैसा जो देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि प्रॉफिट अर्न। मिक्स इनकम मतलब कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। रेंट मतलब कि लैंड और प्रॉपर्टी का यूज के लिए जो आपको पेमेंट दिया जाता है। इंटरेस्ट मतलब कि मनी, कैपिटल, इन सब का यूज के लिए जो आपको पेमेंट मिलता है। रॉयल्टी मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों को जो पैसा मिलता है। ठीक है। इनकम मेथड में हम लोगों को कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिए कि इनकम मेथड से हम लोग को किस चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफर पेमेंट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सब जो है ट्रांसफर इनकम है, मतलब इससे हम लोग का रियल गुड्स का कोई भी मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है। रियल गुड्स फ्लो में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। कैपिटल गेन्स का बात किया जाए तो प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, प्रॉपर्टी। ठीक है। कैपिटल गेन्स जो भी हो रहा है ना हम लोग को, उसको भी हम लोग इनकम मेथड में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है बस पेपर क्लेम्स है। ठीक है। इससे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी फ्लो नहीं भर रहा है। और विनफॉल गेन्स मतलब कि लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग विनिंग्स हो गया, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप लोग गैम्बलिंग एप्स वगैरह को बैन कर दिया है। मतलब जो गैम्बलिंग विनिंग्स वगैरह जो है उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बार जब वो बिका था तो उसका वैल्यू जो है नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है। ठीक है। और इलीगल एक्टिविटी, चोरी चकारी से जो पैसा कमाया जाता है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसको हम लोग इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का बात किया जाए तो जो मैंने आपको बोला था कि मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि एवरीथिंग प्रोड्यूस इज आइदर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड, इन्वेस्टेड बाय बिजनेस, बॉट बाय गवर्नमेंट या फिर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। ठीक है, कोई भी अगर चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो वो हम लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है, या तो बिजनेस उसको इन्वेस्ट करेगा, या तो गवर्नमेंट इसको खरीदेगा, या तो एक्सपोर्ट होगा, या तो बाहर से कुछ हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CIG x - M। ठीक है, तो यही चीज़ों के लिए हम लोग बस पैसा को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग का प्रोडक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ करेंगे तो जो है हम लोग का करेक्ट नेशनल इनकम निकल जाएगा, क्योंकि ये सब जो है एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों में हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपका करंट ईयर प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है, और इससे मतलब इन्फ्लेशन से इफेक्ट पड़ता है। नॉमिनल मतलब कि फेक मान के चलिए, ठीक है, ये फेक है, ये रियल है। तो फेक जीडीपी की है जो इसमें क्या है कि हम लोग करंट ईयर के प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम लोग को अगर 2025 का नॉमिनल जीडीपी चाहिए तो हम लोग 2025 में जो प्राइजेस चल रहा है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और इससे हम लोग को इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है जीडीपी पे। और करंट मार्केट वैल्यू जो है चीज़ों का वो हम लोग को देखने को मिलता है। और बस प्राइस राइज की वजह से भी इसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है, रियल ग्रोथ नहीं भी हो सकता है, फिर भी नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ठीक है, पहले आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। और रियल जीडीपी का अगर बात किया जाए तो ये मतलब बेस ईयर प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि कांस्टेंट प्राइजेस होता है। जैसे कि अगर हम लोग को 2025 का अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है, मान लीजिए हम लोग का बेस ईयर 2015 है, तो उसके प्राइस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग को एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। तो जो प्राइस राइज है उसको मतलब हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम लोग का इन्फ्लेशन जो है जीडीपी से हट जाएगा। इससे हम लोग को एक्चुअल ग्रोथ इन प्रोडक्शन जो है वो पता चलता है। और मतलब हम लोग का ईयर टू ईयर कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट मेजर जो है वो रियल जीडीपी है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है। ठीक है, अगर एक साल है, ठीक है, 100 एप्पल प्रोड्यूस हुआ, 10 रुपए ईच, 1,000 जो है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 100 एप्पल प्रोड्यूस किया, 12 रुपए ईच, 1200 हो गया नॉमिनल जीडीपी, बट रियल जीडीपी जो है आपका 1,000 ही रह गया, क्योंकि एप्पल तो 100 ही प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, बस प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 20% से बढ़ा, लेकिन रियल जीडीपी क्या है, सेम रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन में कुछ चेंज नहीं आया है। जो चेंज आया है वो कहाँ पे आया है, आपका प्राइस में आया। तो इससे क्या हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ना कि एक्चुअल जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए रियल जीडीपी जो है ज्यादा बेटर मेजर है नॉमिनल जीडीपी से। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर का बात किया जाए, जीडीपी डिफ्लेटर जो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है कि ये जो है हम लोग का ओवरऑल प्राइस लेवल इकोनॉमी में मेजर करने में हेल्प करता है, और इन्फ्लेशन रेट को भी दिखाता है, और साथ में नॉमिनल मतलब से रियल फिगर तक कन्वर्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। मतलब अगर हम लोग के पास नॉमिनल जीडीपी है तो हम लोग उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी जीडीपी डिफ्लेटर जो है हमारा हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि नॉमिनल जीडीपी 1200 है, रियल जीडीपी 1000 है, तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1200 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100, 120। मतलब प्राइजेस कितना इंक्रीज हुआ है, 20% से इंक्रीज हुआ है। देखिए मतलब यहाँ पे 120, 150, 160 ऐसे ही दिखेगा। तो आप ये 120% मत लिख दीजिए, यहाँ पे जो लास्ट का है उसी को आप लिखिए। ठीक है, ये 100 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको 20% से क्या हुआ, प्राइजेस इंक्रीज हुआ है। तो यही है जीडीपी डिफ्लेटर का यूजेस। उसके बाद जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। इसमें क्या है कि जीडीपी जो है हम लोग का टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन कंट्री का जो है उसको मेजर करता है। ठीक है, जीडीपी जो है हम लोग का मतलब वेलफेयर को और वेलबींग को मेजर नहीं कर सकता है। जीडीपी जो है प्रोडक्शन को मेजर करता है, तो इससे जरूरी नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो कम्युनिटी वेलफेयर, पीपल वेलफेयर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। तो वेलफेयर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि आपका बस इकोनॉमिक आउटपुट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो जीडीपी जो है हम लोग का वेलफेयर का एक सही इंडिकेटर नहीं है। तो यही सब जो था आज का हम लोग का वीडियो में था। नेशनल इनकम का जो वन शॉट था वो यहीं पे खत्म होता है। बाकी आप जो है हम लोग का जो सोशल क्लास डॉट इन पे विजिट करके इसका नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ ले सकते हैं, उसको लेके पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और किस टाइप का इम्प्रूवमेंट्स का ज़रूरत है, आपको किस चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।